देखिए, आज के क्लास में हम लोग को पूर्ण योगज डीएनए का निवेशन पढ़ना है। निवेशन का मतलब होता है जब पूर्ण योगज डीएनए मतलब रिकम्बिनेशन, जो नया हम लोग डीएनए बना चुके हैं, नया जो डीएनए बना रिकम्बिनेंट डीएनए जो बना चुके हैं उसको पूर्ण योगज डीएनए बोलते हैं। अब इसको इंसर्ट करना है किसी जीवाणु के अंदर, तो किस प्रकार से किया जाता है। बार बार एक ही चीज़ें आ रहा है, पहले भी इसके बारे में, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ऊपर में दिया हुआ था, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, बस यही अंतर है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो पूर्ण योगज डीएनए होता है, जो हम लोग रिकम्बिनेशन मतलब बोल सकते हैं, रिकम्बिनेंट मतलब जो नया बना चुके हम लोग डीएनए, अब उसको एक जीवाणु के अंदर भेजा जाता है उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए। उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए जीवाणु के अंदर प्रवेश कराया जाता है, भेजा जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, बंधे हुए डीएनए के जीवाणु के कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा जीवाणु को डीएनए के धारण कर लेता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन विधि होता है, इसके द्वारा जो जीवाणु का डीएनए होता है, ये नया जो डीएनए बना है रिकम्बिनेशन डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, ये इसको धारण कर लेता है, रख लेता है। इसके लिए समांतर एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर इसमें कौन सा जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो एस्चेरिचिया जीवाणु होता है, कोलाई होता है, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, इसी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसी का शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, इसी के शरीर में भेजा जाता है। जीवाणु को कैल्शियम क्लोराइड के ठंडे कम सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है। अब ये जीवाणु जिसमें जीवाणु में भेजा जाता है, उस जीवाणु को कहाँ पर रखा जाता है, कैल्शियम डाइक्लोराइड में ठंडे करके कम सांद्रता वाले घोल में इसको रख दिया जाता है, जिससे जीवाणु विजातीय डीएनए की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, जो बाहर से आने वाले डीएनए होता है, वो डीएनए का धारण क्षमता बढ़ जाता है, रखने की क्षमता बढ़ जाता है जीवाणु को। उदाहरण के लिए यदि पूर्ण योगज डीएनए का मतलब है कि हम लोग जो डीएनए बनाए हैं, नया डीएनए जिसमें गुण बेसिक है कि मतलब ये अलग अलग रोगों को बचाएगा इससे, तो ऐसा डीएनए का हम लोग निर्माण किए हैं, तो इसी को पूर्ण योगज डीएनए बोला जाता है। जिसमें प्रतिजैविक एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक जीन के स्थित हो और ई कोलाई कोशिकाओं में हस्तांतरित कर दिया जाए, तब परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो चीज़ लिखा हुआ है, हम लोग पूर्ण योगज जो डीएनए बनाए जिसको रिकम्बिनेंट बोलते हैं, तो पूर्ण योगज जो डीएनए बनाए हैं इसमें कुछ ना कुछ गुण रहता है। अब अगर गुण का बात करते हैं तो इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक गुण होता है। एंटीबायोटिक का मतलब किसी रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो ई कोलाई कोशिकाओं में हम लोग डाल रहे हैं, इसको ई कोलाई जो जीवाणु है या कोशिका हम लोग बोल सकते हैं, जो एस्चेरिचिया, पूरा इसका नाम क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई को हम लोग कहते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु होता है उसके कोशिकाओं में हस्तांतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक, तो उसके जब ये जीवाणु के अंदर जब भेजा जाता है तो इस जीवाणु में भी ये गुण आ जाता है। क्या हो जाता है, इस जीवाणु में भी ये गुण आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब रूपांतरित कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है, तब वे भी कोशिकाएं विकसित हो जाती है जिसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन होती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जब इसके शरीर में डाल दिया जाता है और उसको हम एक प्लेट पर फैलाते हैं, उसमें भी ये सारा गुण आ जाते हैं जो पूर्ण योगज डीएनए में पाया जाता है। और रूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और प्रतिरोधी जीन की उपस्थिति के कारण एम्पिसिलिन की उपस्थिति में कोई भी रूपांतरित कोशिकाएं का चयन कर सकता है। इस प्रतिरोधक, अब वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई बाहर से बेकार की कोशिकाएं हैं या उसके शरीर में जो कि उसको नहीं सह पा रहा, उसका मृत्यु हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बाहरी जीन उत्पादन को प्राप्त करना, अगला स्टेप दिया हुआ है, बाहरी जीन उत्पादन को प्राप्त करना। सभी पूर्ण योगज तकनीक के मुख्य उद्देश्य होता है कि वांछित उत्पाद प्राप्त करना। इसके लिए पूर्ण योगज डीएनए को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। वही बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं जब हम विजातीय डीएनए खंड को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर जीवाणु और पौधे और
कोशिकाओं में हस्तांतरित करते हैं तब विजातीय डीएनए को कोशिकाओं के गुणित घोल होने लगता है। तो इसे लिखा हुआ है कि अब तो हम लोग ये मेन मकसद ये नहीं होता है कि जीवाणु के अंदर इस डीएनए को भेजना। मेरा मकसद ये होता है कि इस जीवाणु में जब डीएनए हस्तांतरित कर दिया जाता है, इस जीवाणु के सहायते हम लोग क्या करते हैं, इस जीवाणु के सहायते किसी भी पौधे या किसी भी जीवाणु के अंदर, किसी भी पौधे या किसी भी जंतु के अंदर इस जीवाणु को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो ये डीएनए को उसके शरीर में लेकर चला जाता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ा देता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी वैक्सीन हो या टीका हो या इसी प्रकार से मतलब कोई किसी प्रकार का हार्मोन हम लोगों को देना रहता है किसी के शरीर में, तो इसी के द्वारा क्या किया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। ऐसे डायरेक्ट हम लोग कोई चीज़ उसके शरीर में नहीं डालते, जीवाणु की सहायता से या विषाणु की सहायता से डालते हैं, जो कि हम लोग ऊपर में भी देखे थे। पुनर्योजित डीएनए के तकनीक के प्रयोग कर जब हम कोई प्रोटीन प्राप्त करते हैं तब उन्हें पुनर्योजित प्रोटीन कहते हैं। अब देखो, पुनर्योजित डीएनए का तकनीक का उपयोग करके जब हम लोग कोई प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उस वाले प्रोटीन को हम नाम क्या देते हैं, तो पुनर्योजित प्रोटीन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। यह तभी संभव है जब लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों में अनुकूलतम बनाया जाए और वांछित जीन को संवाहक में क्लोन किया जाए। तो ये ऐसा प्रोटीन तभी बना सकते हैं जब जिस प्रकार का हम लक्ष्य प्रोटीन का मतलब होता है हम लोग जिस प्रकार का प्रोटीन चाहते हैं, तो उस हिसाब से किसी जीवाणु या किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके लिए अनुकूलित होना चाहिए, तब जाकर हम लोग ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि लाभकारी जीनों के आश्रय देने वाली कोशिकाओं को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जाता है, परंतु इसके बारे में पैमाने का उत्पादन के लिए जीव प्रतिकारक बायोएक्टर का आवश्यकता पड़ती है। अब एक चीज़ और दिया हुआ है कि हमको अगर ये जो जीन हम लोग चाहते हैं, लाभकारी जीन है, उसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं, तो एक तो उपाय किया जाता है कि प्रयोगशाला, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कोशिका में प्रवेश कराकर उसका क्या किया जाता है, उसका संवर्धन करके उसका ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है। लेकिन उसके लिए एक हम मशीन का भी एक बायोटेक्नोलॉजी भी यूज किया जाता है जो ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जीव प्रतिकारक बायोरिएक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर यह जिस प्रतिकारक एक ऐसा युक्ति है जिसमें बायोरिएक्टर के जीवित कोशिकाओं या एंजाइम द्वारा विभिन्न प्रकार के जैव रसायन रूपांतरित किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो टेक्निक होता है बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर जो एक टेक्निक होता है, इससे क्या किया जाता है, कोशिकाओं, जीवित कोशिका या एंजाइम द्वारा विभिन्न प्रकार के जो जीवित कोशिका होती है उसके एंजाइम द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग जैव रसायन का निर्माण किया जाता है, जो कि सभी के लिए फायदेमंद होता है। जीव प्रतिकारक द्वारा उत्पादकों का अधिक आयतन संवर्धित किया जा सकता है। यह मात्रा 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकती है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, अब देखो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करें, तो अधिकतम हम लोग संवर्धित कितना कर सकते हैं, 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक हम लोग संवर्धित करके रख सकते हैं। और उसमें हम लोग को ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा कि उसके लिए जीव के लिए अनुकूलित हो। जैसे कि हम लोग किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से जीवित रह सके और ग्रोथ कर सके। जैसे तापमान पर डिपेंड करता है कि उसका तापमान सही रहना चाहिए, पीएच मान सही होना चाहिए, क्रियाधार सही होना चाहिए, जो सब्सटेंस मिला रहे उसमें जितना भी पदार्थ दे रहे, विटामिन वगैरह होना चाहिए, लवण होना चाहिए, ऑक्सीजन का मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अनुकूलतम परिस्थिति उसको देना, तब जाकर वो ग्रोथ कर सकता है। समांतर सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले बायोरिएक्टर विलेरन प्रकार का होता है, जिसे पिछले पृष्ठ के चित्र में दर्शाया गया था। बायोरिएक्टर का जो आकृति का अगर बात करेंगे तो हम ऊपर में एक आकृति देखे थे, जो पीछे वाला पेज में हम लोग बोल सकते थे, उसमें एक आकृति देखे थे, तो उसी प्रकार के ये भी होता है। विलोडन एक प्रकार का टैंक होता है जिसमें उसमें अनुकूलित परिस्थिति उत्पन्न किया जाता है। उसमें कितना लीटर हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, कितना लीटर मतलब उसमें
ले सकते हैं उसका माध्यम जो बनाएंगे। ये जल तो नहीं होता है, इसमें सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। 100 से 1000 लीटर तक हम लोग कर सकते हैं। जीव प्रतिकारक समांतर बेलनाकार होते हैं और इसका जो बनावट होता है ये ऐसे बेलनाकार बनावट होता है, टैंक जो होता है। इनमें घुमावदार आधार होता है जिससे रिएक्टर के अंदर की सामग्री मिश्रित में सहायता। आप देखो इसमें ऐसा कुछ लगाया गया रहता है कि इसको मिला सके, होता है ना कोई मशीन की, इसको ऐसे घुमा दे, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर दे, रोटेट करने के बाद क्या हो सके तो इसको रोटेट करे तो इसमें घूम जाए, सब चीज़ जितना पदार्थ मिला है वो अच्छे से मिश्रित हो जाए। तो लियोडक प्रतिकारक के अंदर सामग्री में मिश्रित करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता भी रहना चाहिए। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसके अंदर में सब जगह ऑक्सीजन का मात्रा होना चाहिए। विकल्प के रूप में हवा और बुलबुले के रूप में भी रिएक्टर में भेजा जा सकता है। तो अगर दूसरा विकल्प भी रखा जाता है कि अगर ये काम नहीं करे तो हवा और बुलबुले के रूप में इसमें ऑक्सीजन भेजा जाता है। प्रत्येक जीव प्रतिकार एक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र होता है, एक वहाँ पे तंत्र होता है, सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेटर सिस्टम। उसके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र मतलब ऑक्सीजन देने वाला यंत्र इसमें होता है। झाग नियंत्रण, झाग उत्पन्न हो, जब इसको मिलाए तो इसमें झाग उत्पन्न है, जो वहाँ पर फेन उत्पन्न होता है वो ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। सब चीज़ के लिए इसमें सिस्टम होता है। ताप नियंत्रण करने के लिए भी इसमें सिस्टम होता है। पीएच नियंत्रण, पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तथा प्रतिचयन द्वारा होता है। तो ये सब के सब मतलब जितना भी पार्ट होता है सबको नियंत्रित किया जाता है, जिसके समय समय पर सर्वाधिक उत्पादन की थोड़ी मात्रा निकाली जाती है। समय समय पर इसमें जो मात्रा बनता है, जो हम लोगों को चाहिए उसका मात्रा उत्पाद जो बनता है उत्पाद के रूप में थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकाला भी जाता है। आगे दिया है अनुप्रवाह संसाधन। इसमें अब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पादन को बाजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। अब देखो जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग जो उत्पादन किए जो कि मार्केट में बेचा जाता है, वैसे कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बेचा जाता है, जैसे कि हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, अभी बहुत सारा वैक्सीन बना था, तो वैक्सीन का हम लोग क्या करते हैं मार्केट में भेजते हैं। तो उसको मार्केट में भेजने के पहले उसमें बहुत सारे हम लोग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें से 2 प्रमुख प्रोसेस है जिसका नाम दिया है, एक पृथक्करण, दूसरा है शोधन। इसमें 2 प्रमुख प्रोसेस किया जाता है, एक पृथक्करण किया जाता है, दूसरा शोधन किया जाता है। इन दोनों प्रोसेस में या प्रक्रमों में सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको अनुप्रवाह संसाधन के नाम से जानते हैं। उत्पाद को उचित परीक्षण के साथ संरूपित किया जाता है। जो उत्पाद बनता है तो उसका परीक्षण होता है पूरी तरह से, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और तब जाकर उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको मतलब इस्तेमाल यूज किया जाता है। जब जैव तकनीक का इस्तेमाल कर किसी औषधि का उत्पादन किया जाता है, जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर कोई अगर दवा का निर्माण किया जाता है, तब ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सीय परीक्षण कराते हैं, मतलब हॉस्पिटलों में पहले उसका परीक्षण किया जाता है कि जो हम लोग बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक उत्पादन गुणवत्ता की दृष्टि से खरा उतरते हैं कि नहीं, मतलब उसमें जो गुण हम लोग सोचे थे वो गुण उसमें है कि नहीं है, उसको भी पहले जांच किया जाता है, तभी जाकर मार्केट में लाया जाता है। अनुप्रवाह संसाधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के परीक्षण अलग अलग उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब वही चीज़ लिखा हुआ है जो अनुप्रवाह संसाधन अनुप्रवाह में हम लोग पढ़ चुके, पृथक्करण और शोधन की घटना की क्रिया कराया जाता है और गुणवत्ता का भी चेक किया जाता है। तो ये सारा अलग अलग उत्पाद, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, अलग अलग दवा बनाने के लिए, अलग अलग वैक्सीन बनाने के लिए, सबके लिए अलग अलग क्या किया जाता है, अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग परीक्षण किया जाता है। सबका परीक्षण करने का तरीका अलग अलग होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा था डायरेक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर था, इसका बायोटेक्नोलॉजी नाम ही था। इसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा था, किसी को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना यहाँ पर हम समझाने की कोशिश किए। इसके बाद का जो चैप्टर स्टार्ट होगा सब सिंपल से पढ़ने वाला चैप्टर है, उसमें ज़्यादा खास उसमें दिमाग लगाने वाले चैप्टर नहीं है।
तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।